नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक समस्या की जो काफ़ी चिंताजनक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सुनते होंगे, खास करके मीडिया के रास्ते से, कि जो पता लग रहा है कि हमारे समाज में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ बहुत ही यंग एज में अचानक दिल की बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं और या तो उनको जान का नुकसान होता है या फिर वो बीमार हो जाते हैं। इससे समाज में काफ़ी भय और काफ़ी ज़्यादा जानकारी सी पैदा होती जा रही है कि दिल की बीमारियां जल्दी उम्र में, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन यंग, हमारे भारत में ऐसे क्यों हो रहा है। मैं आज इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा और सबसे पहले ये बताता हूं कि ये एक सच है कि भारत के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले यंग एज में कोरोनरी आर्टरीज का बंद होना कम से कम 3 से 5 गुना अधिक है। ना सिर्फ ये 3 से 5 गुना अधिक है, बल्कि ये जिन लोगों में होता है काफ़ी जल्दी होता है। मेल्स में जैसे हम कहते हैं 45 साल की उम्र से पहले और फीमेल्स में 50 साल की उम्र से पहले, अपनी जवानी के उस दौर में जबकि इंसान काफ़ी प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा होता है, तब इस तरीके की खतरनाक बीमारी उन पर आन पड़ती है। बीमारी तो आती ही है, इससे होने वाली जो मौतें हैं या जो डेथ्स हैं, उनका रेट भी हिंदुस्तान में अधिक पाया गया है। जब इन लोगों की एंजियोग्राफीज की जाती हैं तो देखा गया है कि इनकी दिल की नालियां अक्सर ज़्यादा खराब होती हैं नॉर्मल बीमारी के कंपैरिजन में। अक्सर तीनों नालियां बंद मिलती हैं, कई बारी लेफ्ट मेन नाली बंद मिलती है और कई बारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके अंदर बहुत ही डिफ्यूज डिजीज होती है और उन पर बाईपास तक करने में डिफिकल्टी आती है। सो इन सब चीज़ों के बीच में हमें अब यह समझना है कि हिंदुस्तान में ये बीमारी यंग एज में क्यों हो रही है। इसको समझने के लिए हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, यानी दिल की नालियों के बंद होने की बीमारी के मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर्स को जानना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और जब हम उन्हें जानेंगे उन्हीं के रास्ते से ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम रिस्क फैक्टर्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक जिन्हें हम कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं या क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और कुछ नॉन कन्वेंशनल, यानी कि वो जिन पर हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। कन्वेंशनल या क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बढ़ोतरी आना, स्मोकिंग या किसी भी तरीके का टबैको का सेवन करना। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाइएबल कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। यानी अगर हम इनके अंदर बदलाव लाएं तो दिल की बीमारी के अंदर भी बदलाव ला सकते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जब हमारे जीन्स के रास्ते से दिल की बीमारियों का रोग हमें मिलता है, पूर्वजों के रास्ते से, तो इसका मतलब इसे हम बदल नहीं सकते, इसलिए इसे नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर कहा जाता है। अब जल्दी उम्र में पहले पहले ही ये बीमारी हो रही है तो इसका एक सादा सा कारण तो यह भी हो सकता है कि इन सभी मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर अपने आप में बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर अमेरिकनाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है कुछ दशकों से, अर्बनाइजेशन हो रही है कुछ दशकों से, जिसकी वजह से स्मोकिंग अधिक हो रही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे खान पान में जो चेंज आया है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी में जो चेंज आया है, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, उसकी वजह से ये सारे मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर बहुत जल्दी उम्र में, यहां तक कि बचपन में ही हमें अपना शिकार बनाने लगे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी कोई नई बात नहीं है, चाइल्डहुड डायबिटीज कोई नई बात नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी स्मोकिंग पर आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर उनके देखे जाएं, ब्लड प्रेशर अगर उनका जांचा जाए, तो बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को बहुत जल्दी उम्र में ही इन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो अगर रिस्क फैक्टर अधिक हैं तो इसका मतलब है कि जल्दी ही वो बीमारी में भी परिवर्तित होंगे और इसी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन यंग हम ज्यादा देख रहे हैं। क्या यही पूरा कारण है? नहीं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इंडियंस को कुछ इस तरीके का बनाता है कि वो इस बीमारी से अधिक ग्रस्त होते हैं। उनके अंदर एक ऐसा फिनोटाइप पैदा होता है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट का बढ़ना, वेट के बढ़ने के साथ साथ
इंसुलिन रेजिस्टेंस का सूचक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें ब्लड प्रेशर और शुगर की तरफ ले जाती है, कोलेस्ट्रॉल्स उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो जेनेटिकली भी हम इन बीमारियों के लिए कुछ ज्यादा प्रोन हैं। इसी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी जल्दी हो जाती है और घातक भी सिद्ध होती है। इसके अलावा भी हमारे अंदर इंडियंस में वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले कुछ खास तरह के कोलेस्ट्रॉल्स अधिक मात्रा में पाए गए हैं, जिसे खास करके उदाहरण के तौर पे एलपीए, जो एलपी लिटिल ए भी बोलते हैं, वो अधिक मात्रा में पाया गया है। सीआरपी लेवल हम लोगों में ज्यादा होता है, फाइब्रोनोजन लेवल ज्यादा होता है, और इसके अलावा हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की अधिकता देखी गई है। एचडीएल जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमको बचाते हैं, वो कम देखे गए हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे जीन्स में भी है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी जल्दी मिलती है। इसलिए हमें अगर कोई कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं तो हमें अपने अंदर ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो भी हमें ज्यादा एक्टिव कर देंगे इस बीमारी की तरफ ले जाने में। तो इसके लिए क्या करना होगा? यही करना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखता है कि उसकी फैमिली में प्री मैच्योर हार्ट डिजीज आई, अगर उसको ऐसा दिखता है कि उसकी फैमिली में प्री मैच्योर सडन डेथ हुई जो कि दिल की बीमारी से कही गई हो, या उसको ऐसा दिखता है कि उसके अंदर वो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर की अधिकता है, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर मिले। अपने रिस्क फैक्टर्स को कम करने के सभी तरीके समझें, लाइफस्टाइल से लेकर मेडिसिन तक, लाइफस्टाइल के अंदर डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक, इस पर पूरी जानकारी ले और अवेयर होकर इनको कम से कम करने की कोशिश करें। अन्यथा जो जीन्स हैं वो उनके साथ मिलकर आपको जल्दी उम्र में ये बीमारी दे देंगे। स्मोकिंग से छुटकारा बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मोकिंग सबसे ज्यादा मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर में गिना गया है कोलेस्ट्रॉल के बाद। जीन्स हमारे अंदर एक और तरीके से भी जल्दी बीमारी देते हैं और घातक बीमारी देते हैं, यानी कि हमारी दिल की बीमारियों को बिना खराब किए वो हमारे अंदर जो दिल की धड़कन है उसके रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। इसे एरिथमियाज कहा गया है। ये कुछ इस तरीके की बीमारियां जैसे कि हाइपरट्रॉफिड कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं, जिनकी वजह से बहुत जल्दी उम्र में हमारे रिदम के अंदर डिस्टर्बेंस आते हैं और उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ्स देखी गई हैं। इनसे बचने के लिए और इनको जानने के लिए भी हमें वापस अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखना होगा। अगर ये हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई प्री मैच्योर डेथ हुई है जो कि बीमारी दिल से जोड़ी गई हो, तो एक अच्छा चेकअप इन बीमारियों की जानकारी लेते हुए अपने डॉक्टर से करवाना बहुत आवश्यक हो जाता है। सेलिब्रिटीज में हो रही डेथ्स और उनको हो रही दिल की बीमारियों में एक बात और देखी गई है, और वो ये देखी गई है कि अक्सर ये बीमारी या ये अटैक उस टाइम सामने प्रदर्शित हुआ जब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक्सरसाइज दिल की बीमारियों के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ख्याल सही नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज तो दिल की बीमारी से बचने की एक दवाई के समान है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें समझना चाहिए कि शायद इसलिए हो रहा है कि ये लोग पहले से अपने रिस्क फैक्टर्स का सही आंकलन नहीं कर रहे थे। वो पहले से ही हाई रिस्क से जूझ रहे थे, या फिर उनके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज थी जो एक्सरसाइज के वक्त सामने आ गई, या फिर उनके अंदर ऐसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी जो उस समय एकदम सामने आई और बढ़ गई जब उन्होंने विग्रस एक्सरसाइज का सहारा लिया। इसका मतलब एक्सरसाइज के बारे में कुछ सही जानकारी देना भी आवश्यक होगा। एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हमें ध्यान से अपने डॉक्टर से जानकर एक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में लेने चाहिए। खासकर वो लोग जो 60 ईयर्स से ज्यादा हैं, उनको तो ये जानकारी पूरी तरह से अपने डॉक्टर पर छोड़नी चाहिए और उससे लेनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं फिर भी आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करना चाहिए, अपने लिपिड्स को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल में कर, अपनी डायबिटीज को सही रखते हुए एक्सरसाइज प्रोग्राम लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर आपके ये सभी टेस्ट करे और ईसीजी या फिर इको या फिर एमआरआई, जो कि हार्ट की एमआरआई, या फिर ट्रेडमिल टेस्टिंग के रास्ते से आपके रिस्क को क्वांटिफाई करे और उसके बाद आपको यह बताए कि आपको किस तरीके की एक्सरसाइज सही होगी। तो जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज हम कैसे करें, कितनी करें या ना करें। हालांकि एक्सरसाइज के दौरान होने वाले हार्ट अटैक्स अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो उनके बचने की संभावना अधिक होती है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सचेत रहना चाहिए एक्सरसाइज को लेकर। एक और तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को सही मात्रा में कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि हमको कितनी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमारी हार्ट रेट
उतनी ही बढ़े जितना हमारा हार्ट सह सके। इस चीज के लिए उम्र के साथ मैच करके प्रॉपर चार्ट्स अवेलेबल हैं और उन चार्ट्स की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि हमें अपनी एक्सरसाइज को किस हद तक करना है और अपनी हार्ट रेट को किस हद तक बढ़ाना है। हार्ट रेट का मापन आप बड़े आराम से SpO2 मीटर से कर सकते हैं, या पल्स ऑक्सीमीटर से कर सकते हैं, या स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी क्लिनिकली चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी ओवर विग्रस एक्सरसाइज नहीं करेंगे और इस तरीके के खतरे से बच सकते हैं। क्या और भी कुछ कारण हैं जो हमें जवान उम्र में दिल की बीमारी देते हैं? तो शायद हम भूल रहे हैं कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को परेशान करके रखता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से मतलब है एंजाइटी, स्ट्रेस से मतलब है डिप्रेशन, स्ट्रेस से मतलब है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस की तरह जीना, टाइप 1 पर्सनैलिटी की तरह जीना, और जिसकी वजह से हम अपने काम और अपनी सक्सेस को ही ध्यान में रखते हैं और अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस से जूझते हुए दिल की बीमारियां अक्सर बढ़ती हैं और एक्यूट अटैक्स का रूप लेती हैं। कैसे बचें स्ट्रेस से? स्ट्रेस से बचने का तरीका सबसे अच्छा तो यही है कि हमें माइंडफुलनेस मेडिटेट करना है। हमें सही समय पर अपनी एक्सरसाइज, सही तरीके से योगिक एक्सरसाइज, सही तरीके से अपने डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज, लगातार मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन, योगा और इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने मन और अपनी आत्मा को संयम में रखकर, बैलेंस में रखकर हम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्ट्रेस को ना भूलें, लाइफस्टाइल को ना भूलें, और जेनेटिक्स और अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक करें। इन सब चीज़ों को चेक करते हुए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप अपना जीवन सही तरीके से व्यापन करते हैं तो आपको यंग एज में शायद ये बीमारी ना घेरे। धन्यवाद।